स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टोरी ई दिल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बेपनाह मोहब्बत एक खौफनाक जुनून बन जाए तो क्या होता है? एक ऐसी कहानी जहां वफादारी और गद्दारी के बीच की लकीर मिट जाती है। आज हम लेकर आए हैं जुनूनियत, हद तक मोहब्बत का एक ऐसा मोड़ जो आपकी रूह कंपा देगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं आज के सफर की तरफ। अध्याय 31। राख से जन्मी एक नई प्रज्ञा। बैंक्वेट हॉल के उस ठंडे फर्श पर बैठी प्रज्ञा का वजूद जैसे बिखर चुका था। उसके कानों में कायम के वो अल्फाज हथौड़े की तरह बज रहे थे। शर्त, मोहरा, गुंडे। जिसे वो अपना रक्षक समझ रही थी वही उसका सबसे बड़ा शिकारी निकला। प्रज्ञा ने अपनी बंद मुट्ठियों को फर्श पर पटका, पर इस बार दर्द जिस्म को नहीं रूह को हुआ था। उसने अपने चेहरे पर बहते हुए गर्म आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछा। उसकी नीली सिल्क साड़ी का पल्लू धूल से भर चुका था, पर उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसने अपने माथे पर बिखरी लटों को पीछे किया और अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में अब वो पुरानी चमक या मासूमियत नहीं थी, वहां अब सिर्फ एक ठंडी और गहरी शून्यता थी। प्रज्ञा ने लंबी सांस ली और खड़ी हो गई। उसके आंसू अब सूख चुके थे और उनके पीछे छोड़ गए थे नफरत के वो अंगारे जो अब उसकी पूरी शख्सियत को बदलने वाले थे। एक मुखौटों की भीड़ और प्रज्ञा की वापसी। प्रज्ञा वापस उसी कमरे की तरफ बढ़ी जहां उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग मौजूद थे। उसने अपने चेहरे पर एक नकली पर मजबूत मुस्कान ओढ़ी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नॉक नॉक। अंदर कायम, मीरा और जोरावर के बीच का तनाव चरम पर था, जो प्रज्ञा को देखते ही अचानक एक अजीब सी चुप्पी में बदल गया। मीरा घबराकर प्रज्ञा के पास आई। प्रज्ञा, तू यहाँ? तू तो चुटकी को छोड़ने गई थी ना? प्रज्ञा ने मीरा की आंखों में देखा। वही मीरा जो उसकी सबसे अच्छी सहेली होने का दावा करती थी, पर जो जोरावर के साथ मिलकर उससे राज छिपा रही थी। प्रज्ञा ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, उसे छोड़ दिया, पर मैं अपना फ़ोन उसी टेबल पर भूल गई थी। और तुम्हें तो पता है न मीरा, मुझे अपने फ़ोन से कितना प्यार है। इसके बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। कायम ने अपनी गहरी निगाहों से प्रज्ञा को टटोला। उसे लगा कि शायद प्रज्ञा ने कुछ सुन लिया है, पर प्रज्ञा की आवाज़ में वो सामान्य खनक और चेहरे पर वो बेपरवाह मुस्कान देख वो भी धोखा खा गया। प्रज्ञा ने मेज से अपना फ़ोन उठाया, पर उसने एक पल के लिए भी कायम या जोरावर की तरफ नहीं देखा। उसकी नज़रें सिर्फ अपने फ़ोन पर थीं, जैसे उस कमरे में मौजूद बाकी लोग उसके लिए अब अदृश्य, इनविजिबल हो चुके हों। गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं, प्रज्ञा ने बड़े ही सलीके से कहा और पलटकर वहां से निकल गई। 2. तन्हाई और तबाही का मंजर। जब प्रज्ञा बैंक्वेट हॉल से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। कायम की काली मस्टैंग वहां से जा चुकी थी। प्रज्ञा ने एक टैक्सी ली और अपने किराए के कमरे की तरफ चल दी। पूरे रास्ते वो खिड़की से बाहर भागते पेड़ों को देखती रही, पर उसके दिमाग में इटली का वो स्कॉलरशिप लेटर और कायम का वो धोखेबाज चेहरा घूम रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। उसने वो महंगी और सुंदर साड़ी उतारकर फेंक दी जो उसे अब किसी कफन की तरह चुभ रही थी। उसने अपने साधारण सूती कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गई। पंखा एक धीमी रफ्तार से घूम रहा था, जिसकी आवाज़ सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। प्रज्ञा छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे अब क्या करना है। उसे इटली जाना है, पर हार कर नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बनकर वापस आने के लिए जो कायम के इस जुनून और अहंकार को मिट्टी में मिला दे। उसने मन ही मन खुद से वादा किया, तारांकन कायम, तुमने मेरे साथ खेल खेला है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जब एक टूटे हुए दिल वाली लड़की खेलती है तो बिसात किसकी बिछती है। 3. सवेरे का इंतजार और भविष्य की योजना। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। प्रज्ञा ने अपनी दराज से वो इटली वाला ज्वाइनिंग लेटर निकाला। उसने उसे अपने सीने से लगाया। अब उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे अगले दिन कॉलेज जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स फाइनल करने थे। उसे जोरावर से दूर रहना था और कायम को ये यकीन दिलाना था कि उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन क्या होगा? क्या कायम उसे इतनी आसानी से जाने देगा, या प्रज्ञा की ये खामोशी कायम के अंदर एक नया शक पैदा कर देगी? प्रज्ञा ने अपनी आंखें बंद की, पर इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसे इंतजार था सूरज के उगने का, ताकि वो अपनी तबाही की राख से एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अध्याय 32। विदाई की साजिश और खामोश इरादे। सूरज की पहली किरण ने जब प्रज्ञा के कमरे में दस्तक दी तो वो पहले से ही जाग रही थी। आज की सुबह में न कोई घबराहट थी और न ही आंखों में कोई आंसू। प्रज्ञा ने आईने में खुद को देखा। चेहरा शांत था, पर आंखों में एक पत्थर जैसी मजबूती थी।
उसने ठंडे पानी से स्नान किया, जैसे वो अपनी पिछली सारी कमजोरियों और यादों को धो देना चाहती हो। नाश्ता करते वक्त भी उसका दिमाग भविष्य की योजनाओं में लगा था। उसने अपनी दराज से वो कीमती नीला लिफाफा निकाला जिसमें उसकी आज़ादी का टिकट था, इटली का ज्वाइनिंग लेटर। उसने उसे अपने बैग में रखा और कॉलेज की ओर निकल पड़ी। एक सर का ऑफिस और एक गुप्त समझौता। कॉलेज पहुंचकर प्रज्ञा सीधे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ बढ़ी। गलियारों में सन्नाटा था क्योंकि अभी क्लासेस शुरू होने में वक्त था। उसने मिसेस खन्ना के केबिन के बाहर पहुंचकर सलीके से नॉक किया। कम इन प्रज्ञा, मिसेस खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो, क्या तुमने फैसला कर लिया? प्रज्ञा ने एक लंबी और गहरी सांस ली और वो लेटर मेज पर रख दिया। हाँ मैम, मैं इटली जा रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैम ने हैरानी से चश्मा उतारकर मेज पर रखा। शर्त? कैसी शर्त प्रज्ञा? प्रज्ञा ने झुककर अपनी आवाज़ धीमी की। मैम, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने की खबर किसी को न हो, न मेरे दोस्तों को, न किसी और छात्र को। मैं चाहती हूँ कि जब मैं 7 समंदर पार पहुँच जाऊँ तब सबको पता चले। मिसेस खन्ना थोड़ा सोच में पड़ गईं। पर क्यों प्रज्ञा? ये तो तुम्हारी कामयाबी है, इसका जश्न होना चाहिए। प्रज्ञा की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, पर उसने उसे तुरंत छुपा लिया। मैम, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरे दोस्त मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें अभी पता चला तो वो दुखी हो जाएंगे, और 2 महीने बाद हमारे फाइनल एग्जाम्स हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का पेपर बिगड़े या कोई उदास हो। मैं खुद उन्हें सही वक्त पर बता दूंगी। मिसेस खन्ना प्रज्ञा की संवेदनशीलता देखकर दंग रह गईं। उन्हें लगा कि प्रज्ञा कितनी महान है जो अपने दोस्तों के भविष्य के बारे में इतना सोच रही है। उन्हें क्या पता था कि प्रज्ञा दरअसल उन दोस्तों और कायम के जाल से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता बना रही है। ठीक है प्रज्ञा, तुम्हारी सोच बहुत नेक है। मैं वादा करती हूँ कि ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं फॉर्म्स आगे बढ़ा देती हूँ। फाइनल एग्जाम के अगले दिन तुम्हारी फ्लाइट की टिकट फाइनल हो जाएगी। 2 गार्डन का वो नकाबपोश सन्नाटा। जैसे ही प्रज्ञा ऑफिस से बाहर निकली, उसकी मुलाकात मीरा और जोरावर से हो गई। वे दोनों उसे ही ढूंढ रहे थे। प्रज्ञा, तू ऑफिस में क्या कर रही थी इतनी सुबह? मीरा ने शक भरी नजरों से पूछा। प्रज्ञा ने एक बेदाग मुस्कान चेहरे पर सजाई। कुछ नहीं यार, बस फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो प्रोफेसर खन्ना से कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स और प्रोजेक्ट के बारे में पूछने गई थी। जोरावर ने राहत की सांस ली। शुक्र है, हमें लगा तू कल की पार्टी की बातों को लेकर नाराज है। चल, आज मौसम बहुत अच्छा है, गार्डन की तरफ चलते हैं और वहां बैठकर पढ़ाई करेंगे। तीनों गार्डन की तरफ बढ़ गए। गार्डन में चारों तरफ हरियाली थी और फूलों की खुशबू फैली थी। प्रज्ञा, मीरा और जोरावर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपनी किताबें फैलाकर बैठ गए। प्रज्ञा पढ़ रही थी, पर उसका मन कहीं और था। वो देख रही थी कि कैसे उसके ये दोस्त कितनी आसानी से उसके सामने नाटक कर रहे थे। उसे घिन आ रही थी, पर उसने अपना चेहरा शांत रखा। 3 कायम का साया और प्रज्ञा की चाल। पढ़ाई के बीच में ही कायम वहां से गुजरा। उसकी नजरें सीधे प्रज्ञा पर टिकी थीं। कायम को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रज्ञा कल की रात के बाद इतनी सामान्य कैसे हो सकती है। वो रुक गया और अपनी सिगरेट सुलगाते हुए दूर से ही उन्हें देखने लगा। प्रज्ञा को महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने जानबूझकर जोरावर की तरफ देखा और उसे एक सवाल पूछने के बहाने मुस्कुराकर कुछ कहा। कायम ने जैसे ही प्रज्ञा को जोरावर की तरफ मुस्कुराते देखा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी सिगरेट को पैर से कुचल दिया। प्रज्ञा ने मन ही मन सोचा, तारांकन जलो कायम, तुम जितना जलोगे मुझे उतना सुकून मिलेगा। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे जीत लिया है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। शाम ढलने लगी थी। प्रज्ञा ने अपनी किताबें समेटीं। उसने गार्डन की उस हरियाली और कॉलेज की दीवारों को एक आखिरी नज़र से देखा। उसे पता था कि बस 2 महीने और फिर वो इस जहरीली दुनिया से बहुत दूर होगी, जहां ना कोई कायम होगा, ना कोई झूठा दोस्त और ना ही कोई शर्त। अध्याय 33 सरेआम रुसवाई और पत्थर दिल। प्रज्ञा। देहरादून की सर्द सुबह आज प्रज्ञा के लिए किसी बुरे सपने की तरह शुरू हुई। कल रात की उस खामोश साजिश के बाद प्रज्ञा जब कॉलेज के गेट पर पहुंची तो उसे माहौल में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। जैसे ही उसने कैंपस में कदम रखा, उसे लगा कि हर नज़र उसकी पीठ में खंजर की तरह चुभ रही है। लोग गुट बनाकर खड़े थे, फुसफुसा रहे थे और प्रज्ञा को देखते ही ठहाके मार रहे थे। प्रज्ञा समझ नहीं पा रही थी कि रातों रात ऐसा क्या हो गया। तभी उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। 99 बार प्रपोजल, प्यार की भीख, बेगैरत लड़की। प्रज्ञा का दिल बैठ गया। किसी ने कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और कन्फेशन पेज पर प्रज्ञा की पूरी कहानी लीक कर दी थी।
उसमें बड़े ही भद्दे तरीके से लिखा था कि कैसे एक मिडिल क्लास लड़की अमीरजादे कायम के पैरों में गिरकर 99 बार अपनी इज्जत नीलाम कर चुकी है और अब वो 100वीं बार सेंचुरी मारने की तैयारी में है। 1. जिल्लत का बाजार और टूटा हुआ गुरूर। प्रज्ञा जैसे जैसे कॉरिडोर में आगे बढ़ रही थी, तानों का शोर बढ़ता जा रहा था। तभी कॉलेज के कुछ आवारा लड़के उसके रास्ते में खड़े हो गए। क्यों प्रज्ञा? सुना है 99 हो चुके हैं, आज 100वां प्रपोजल हमें ही दे दो, हम तो कायम की तरह तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, एक लड़के ने भद्दी हंसी के साथ कहा। प्रज्ञा के कान गर्म हो गए, आंखें भर आईं, पर उसने अपना सिर नीचे नहीं किया। वह तेजी से अपनी क्लास की ओर बढ़ी। तभी सामने से मीरा और जोरावर भागते हुए आए। जोरावर का चेहरा गुस्से से लाल था और मीरा की आंखों में आंसू थे। प्रज्ञा, तूने ये फोन देखा? मीरा ने अपना फोन प्रज्ञा की तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर प्रज्ञा की वो तस्वीरें थीं जिनमें वो कभी कायम के आगे हाथ जोड़ रही थी तो कभी रो रही थी। वो प्राइवेट लम्हे जिन्हें प्रज्ञा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझा था, आज पूरे कॉलेज के लिए मजाक का जरिया बन गए थे। जोरावर ने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा। किसकी हिम्मत हुई ये सब डालने की? प्रज्ञा, तुम कैसे सह रही हो ये सब? क्या किसी से इतना प्यार करना गुनाह है कि लोग तुम्हें सरेआम नीलाम करें? 2. चुटकी का सामना और प्रज्ञा की खामोशी। तभी भीड़ को चीरती हुई चुटकी वहां पहुंची। उसकी आंखों में नफरत और जलन साफ दिख रही थी। उसने प्रज्ञा के हाथ से उसकी किताबें झटक दीं। शर्म नहीं आती तुम्हें प्रज्ञा? चुटकी चिल्लाई। एक लड़के के पीछे पागलों की तरह पड़कर तुमने न सिर्फ अपनी बल्कि इस कॉलेज की लड़कियों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। देखो अपना चेहरा, तुम एक स्टॉकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। कायम जैसे लड़के के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे कौन गिराता है? प्रज्ञा चुपचाप चुटकी की बातें सुनती रही। मीरा ने चुटकी को रोकने की कोशिश की। चुटकी, बंद करो ये सब, वह तुम्हारी दोस्त है। दोस्त? ऐसी बेगैरत लड़की मेरी दोस्त नहीं हो सकती, चुटकी ने नफरत से कहा और वहां से निकल गई। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। सब उम्मीद कर रहे थे कि प्रज्ञा रोएगी, चिल्लाएगी या अपनी सफाई देगी, पर प्रज्ञा ने धीरे से जमीन पर गिरी अपनी किताबें उठाईं और उन्हें झाड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसने जोरावर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में हमदर्दी थी, पर प्रज्ञा को अब हमदर्दी से नफरत थी। 3. कायम की एंट्री और प्रज्ञा का पलटवार। ठीक उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे छोर से कायम आता हुआ दिखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब प्रज्ञा टूट जाएगी और भागकर उसके पास आएगी। कायम प्रज्ञा के करीब आकर रुक गया। भीड़ को लगा कि आज कायम उसे कॉलेज से बाहर निकलवा देगा। कायम ने झुककर प्रज्ञा के कान में कहा, तो सेंचुरी कब पूरी हो रही है प्रज्ञा? पूरा कॉलेज इंतजार कर रहा है। प्रज्ञा ने अपनी आंखें उठाईं और सीधे कायम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ठंडक थी जिसने कायम को भी चौंका दिया। प्रज्ञा ने बहुत ही शांत और बुलंद आवाज में कहा, ताकि पूरी भीड़ सुन सके, कायम, तुमने और तुम्हारे इस ग्रुप ने सोचा था कि ये सब पढ़कर मैं टूट जाऊंगी। शायद तुमने मुझे अभी पहचाना ही नहीं। 99 बार झुकना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ईमानदारी थी। पर याद रखना, जो इंसान 99 बार झुक सकता है, वो 100वीं बार गला पकड़ना भी जानता है। प्रज्ञा ने कायम को धक्का देकर रास्ता बनाया और बड़े ही रोब के साथ अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। कायम वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि प्रज्ञा के अंदर का प्यार मर चुका है और अब जो बचा है वो उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अध्याय 34। आखिरी इम्तिहान और मासूमियत का कत्ल। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। कॉलेज के गलियारों में अब सन्नाटा था, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स का दौर शुरू हो चुका था। पिछले 1.5 महीने में प्रज्ञा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वो अब किसी से फालतू बात नहीं करती थी, बस अपनी किताबों में डूबी रहती थी। कायम उसे बार बार उकसाने की कोशिश करता, उसे इग्नोर किए जाने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता, पर प्रज्ञा के चेहरे पर शिकन तक न आती। एग्जाम से एक रात पहले प्रज्ञा अपने कमरे में पढ़ रही थी जब चुटकी, इमली वहां आई। चुटकी की आंखों में पछतावा था। उसने प्रज्ञा का हाथ पकड़कर कहा, प्रज्ञा, मुझे माफ कर दे यार, मैंने सबके सामने तुझे इतना बुरा भला कहा, तेरी बेइज्जती की। प्रज्ञा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ चुटकी को गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, थैंक यू यार, तूने वही किया जो मैंने तुझसे कहा था। तेरी उस कड़वाहट की वजह से ही मैं कायम और उन झूठे दोस्तों की नज़रों से बचकर अपनी इटली की तैयारी कर पाई। तू ही मेरी इकलौती सच्ची दोस्त है जिसने मेरा साथ दिया जब मुझे पता चला कि मीरा, जोरावर और वो कमीना कायम सब मिलकर मेरे साथ शर्त का खेल खेल रहे हैं। दोनों सहेलियां गले मिलीं। प्रज्ञा ने चुटकी को बताया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है और बस इन एग्जाम्स के खत्म होने का इंतजार है। 1.
फिजिक्स का पेपर और साजिश की बिसात। अगले दिन फिजिक्स का आखिरी और सबसे मुश्किल पेपर था। क्लासरूम में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। प्रज्ञा अपनी सीट पर बैठी पूरी एकाग्रता के साथ लिख रही थी। उसके ठीक पीछे कायम की वो खास दोस्त बैठी थी, जो प्रज्ञा की कामयाबी और कायम की उसके प्रति बढ़ती दीवानगी से जलकर खाक हो रही थी। कायम भी उसी कमरे में प्रज्ञा से कुछ ही दूरी पर बैठा था। अचानक कायम की उस दोस्त ने एक कागज की पर्ची, चीट शीट बनाई और बड़ी चालाकी से उसे प्रज्ञा की डेस्क के नीचे फेंक दिया। मैम, प्रज्ञा चैटिंग कर रही है, वो लड़की अचानक चिल्लाई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इन्विजिलेटर तुरंत प्रज्ञा के पास पहुंची और उसकी डेस्क के नीचे से वो पर्ची बरामद की। प्रज्ञा सन्न रह गई। मैम, ये मेरी नहीं है, मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। झूठ मत बोलो प्रज्ञा, तुम्हारी राइटिंग और तुम्हारी डेस्क, ये तुम ही हो, प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा। प्रज्ञा की नज़र कायम पर गई। वो जानती थी कि कायम ने सब देखा है। कायम, तुम तो वहीं बैठे थे ना? तुम बताओ सच क्या है? तुमने देखा होगा कि ये पर्ची किसने फेंकी है। प्रज्ञा की आवाज़ में एक आखिरी उम्मीद थी। कायम धीरे से उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रूर सुकून था। उसे लगा कि आज अगर वो प्रज्ञा को फंसा देगा तो प्रज्ञा टूटकर उसके पैरों में गिर जाएगी और इटली जाने की बात तो दूर कॉलेज से भी नहीं निकल पाएगी। कायम ने ठंडे अंदाज में कहा, मैम, मुझे नहीं पता किसने फेंकी, पर पर्ची प्रज्ञा की डेस्क से मिली है तो शायद इसी की होगी। मैंने इसे कुछ देर पहले अजीब हरकतें करते देखा था। प्रज्ञा की दुनिया वहीं रुक गई। उसे लगा जैसे उसकी रूह जिस्म से अलग हो गई हो। जिस इंसान के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसने एक बार फिर उसकी मासूमियत का कत्ल कर दिया। 2. डिजिटल सबूत और पासा पलटा। प्रज्ञा को ऑफिस ले जाया गया। पूरे कॉलेज में खबर फैल गई कि टॉपर प्रज्ञा चीटिंग करते पकड़ी गई है। लेकिन तभी चुटकी, इमली स्टाफ रूम में एक तूफान की तरह दाखिल हुई। मैम, रुकिए, सच ये नहीं है जो कायम कह रहा है, चुटकी ने चिल्लाकर कहा। उसने अपना फ़ोन मेज़ पर रखा और एक वीडियो प्ले किया। दरअसल पेपर शुरू होने से पहले चुटकी अपनी सेल्फी ले रही थी और इत्तेफाक से उसका कैमरा क्लासरूम की खिड़की से अंदर की ओर था। उस वीडियो के बैकग्राउंड में साफ दिख रहा था कि कैसे कायम की दोस्त ने पर्ची बनाई और प्रज्ञा की डेस्क के नीचे फेंकी। इतना ही नहीं, वीडियो में कायम को भी उस लड़की को इशारा करते हुए देखा जा सकता था। स्टाफ रूम में सन्नाटा छा गया। टीचर्स और प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कायम की दोस्त फूट फूट कर रोने लगी, पर कानून सख्त था। प्रिंसिपल ने कड़क आवाज में कहा, प्रज्ञा निर्दोष है और तुम्हें इस सब्जेक्ट में फेल किया जाता है और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। 3. कायम का पछतावा या पागलपन। प्रज्ञा बिना एक शब्द कहे स्टाफ रूम से बाहर निकली। चुटकी ने उसे गले लगाया, पर प्रज्ञा अब एक मूर्ति बन चुकी थी। उसने चुटकी को इशारा किया कि वो ठीक है और वहां से जाने लगी। तभी कायम कॉरिडोर में तेजी से आया। उसने गुस्से में अपना मुक्का दीवार पर मारा। उसका हाथ लहूलुहान हो गया। प्रज्ञा, रुको, वह चिल्लाया। प्रज्ञा रुकी नहीं। कायम दौड़कर उसके सामने आ गया। मुझे पता था तुम निर्दोष हो प्रज्ञा, पर तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। ये सब बस तुम्हें रोकने के लिए था। प्रज्ञा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कायम के लिए न नफरत थी, न प्यार, सिर्फ घृणा थी। तुमने आज साबित कर दिया कायम कि तुम मोहब्बत के नाम पर सिर्फ जहर उगल सकते हो। तुमने मेरी मासूमियत का गला घोंटा है और याद रखना, आज प्रज्ञा मर चुकी है। प्रज्ञा वहां से तेजी से निकल गई। कायम वहीं खड़ा रहा, अपने खून से सने हाथ को देखता हुआ। उसे एहसास हो गया था कि उसने प्रज्ञा को हमेशा के लिए खो दिया है, पर उसे ये नहीं पता था कि प्रज्ञा अब उस देश और उस शहर को भी हमेशा के लिए छोड़ रही है। अध्याय 35। आखिरी विदा और मलबे में दबा अहंकार। देहरादून की सुबह आज कुछ अलग ही संदेश लेकर आई थी। आज रिजल्ट का दिन था, लेकिन प्रज्ञा के लिए ये अपनी जिंदगी के सबसे काले अध्याय को बंद करने का दिन था। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। इटली का ज्वाइनिंग लेटर उसकी जेब में था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल आज़ाद होने वाले परिंदों में होती है। उसने कायम को एक मैसेज भेजा, आज शाम कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में मिलना। मुझे अपने दिल की वो बात कहनी है जो शायद 99 बार में अधूरी रह गई थी। मैसेज पढ़ते ही कायम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने सोचा, तारांकन, आखिरकार तुम मेरे पास वापस आ ही गई प्रज्ञा। चाहे कितना भी भाग लो, तुम्हारा ठिकाना मेरे कदमों में ही है। वो बड़े चाव से तैयार हुआ, सबसे महंगा परफ्यूम लगाया और इस गुमान में कॉलेज की तरफ बढ़ गया कि आज प्रज्ञा उसके सामने घुटने टेकेगी।
1. रिजल्ट का धमाका और प्रज्ञा का परचम। कॉलेज का नोटिस बोर्ड छात्रों की भीड़ से घिरा हुआ था। जैसे ही लिस्ट लगी, पूरे कैंपस में शोर मच गया। प्रज्ञा ने एक बार फिर पूरे स्टेट में टॉप किया था। उसकी कामयाबी की गूंज इतनी तेज थी कि कायम के रसूख की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ गई। भीड़ में खड़े लोग बातें कर रहे थे, भाई प्रज्ञा ने तो कमाल कर दिया। पर सुना है वो और कायम? कायम वहां से गुजरा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। उसे लगा कि प्रज्ञा की यह कामयाबी अब उसकी होने वाली है। उसे क्या पता था कि प्रज्ञा अब इस कॉलेज और इस शहर की धूल अपने पैरों से झाड़ चुकी है। 2. गार्डन का वो सन्नाटा और बारूदी साजिश। कायम कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। वहां सन्नाटा था, पर हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसने इधर उधर देखा, प्रज्ञा वहां नहीं थी। तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धूम धड़ाक, पूरे कॉलेज के आसमान में रंग बिरंगे धुएं और पटाखों की गूंज छा गई। चुटकी इमली ने प्रज्ञा के कहने पर वैक्यूम पाइप्स और एयर ब्लास्टर्स को इस तरह सेट किया था कि जैसे ही कायम वहां पहुंचे एक धमाका हो। धमाके के साथ ही आसमान से हजारों की तादाद में सफेद कागज के टुकड़े बर्फ की तरह गिरने लगे। पूरा गार्डन उन कागजों से भर गया। कायम ने हैरानी से एक कागज हवा में लपक लिया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कायम तुम्हारी हार मुबारक हो, प्रज्ञा अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती। कायम के हाथ कांपने लगे। उसने दूसरा कागज उठाया। उस पर लिखा था, 99 बार झुकना मेरा प्यार था, 100वीं बार तुम्हें छोड़ देना मेरा न्याय है। उसने तीसरा, चौथा। हर कागज पर सिर्फ एक ही सच लिखा था, प्रज्ञा अब आज़ाद है। 3. कायम का पतन और प्रज्ञा की उड़ान। पूरे कॉलेज के छात्र वहां जमा हो गए थे। सबके हाथों में वही कागज थे। लोग हंस रहे थे, फुसफुसा रहे थे। कायम जो खुद को खुदा समझता था, आज सरेआम मजाक बन चुका था। कायम पागलों की तरह कागज बटोरने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाया, प्रज्ञा, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। प्रज्ञा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो डाली थी, हवाई अड्डे के टर्मिनल की। नीचे कैप्शन था, अलविदा देहरादून। अलविदा उस जहरीले जुनून को जिसने मुझे खुद से मिला दिया। अब मैं वहां जा रही हूं जहां मेरी कद्र है। कायम वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका वो महंगा कोट धूल में सन गया था। वो उन कागजों के ढेर के बीच अकेला रह गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक लड़की को नहीं खोया था, उसने अपनी रूह को खो दिया था। उधर बादलों के ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज की खिड़की से प्रज्ञा नीचे देख रही थी। उसने अपनी आंखों से आखिरी आंसू पोंछा और मुस्कुरा दी। इटली का आसमान उसे पुकार रहा था। कायम का जुनून अब महज एक कड़वी याद बनकर पीछे छूट गया था। अध्याय 36। मुंबई का सुल्तान और अधूरा पछतावा। देहरादून की वो छोटी गलियां अब पीछे छूट चुकी थीं। अब मंजर था मुंबई का, जहां समंदर की लहरें कभी नहीं सोतीं। पिछले 3 सालों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा बदल चुका था। अब यहां सिर्फ एक ही नाम चलता था, यानी कायम। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित एक आलीशान गगनचुंबी इमारत स्काईस्क्रेपर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर कायम का राज था। वो अब कॉलेज का वो गुस्सैल लड़का नहीं था, बल्कि सफ़ेद शर्ट और ब्लैक सूट में लिपटा एक ऐसा माफिया किंग था जिसकी एक आहट से पुलिस और मुजरिम दोनों कांपते थे। उसके हाथ खून से सने थे, पर उसकी आंखें आज भी उस एक चेहरे को ढूंढती थीं जिसने उसे तबाह किया था। कायम अपनी बालकनी में खड़ा समंदर को देख रहा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था, पर नशा गायब था। उसके पीछे उसका सबसे वफादार आदमी खड़ा था। बॉस, शहर के सारे बिल्डर्स ने हाथ जोड़ लिए हैं। वो प्रोजेक्ट अब आपका है। कायम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मेज पर पड़ी एक पुरानी, फटी हुई तस्वीर को देखा। वो प्रज्ञा की तस्वीर थी। मुझे शहर नहीं चाहिए जग्गा। मुझे वो चाहिए जो इस शहर से कहीं दूर है। क्या उसका कोई सुराग मिला? एक इटली का नामचीन चेहरा, मिस प्रज्ञा। उधर 7 समंदर पार इटली के मिलान शहर में प्रज्ञा अपनी नई पहचान बना चुकी थी। वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्किटेक्ट थी। प्रज्ञा ने अपनी जिंदगी के उस काले अध्याय को, उन अपमानों को और कायम के उस जहरीले नाम को अपने दिल के किसी गहरे कोने में दफन कर दिया था। प्रज्ञा अब बहुत ही प्रैक्टिकल और मजबूत औरत बन चुकी थी। उसके लिए पुरानी बातें अब महज एक धुंधला सपना थीं। वो अक्सर सोचती कि वो कितनी बेवकूफ़ थी जो एक शर्त लगाने वाले लड़के के लिए अपनी जान देने को तैयार थी। अब उसके पास वक्त नहीं था पुरानी यादों के लिए। उसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, अवार्ड्स थे और एक आज़ाद आसमान था। तभी उसकी मैनेजर अंदर आई। प्रज्ञा, हमें मुंबई के एक बहुत बड़े अनजान क्लाइंट का ऑफर मिला है। वो चाहते हैं कि आप उनके नए साम्राज्य का डिज़ाइन तैयार करें।
बजट की कोई सीमा नहीं है। प्रज्ञा ने ठंडे दिमाग से सोचा। मुंबई? एक पल के लिए उसका दिल धड़का, पर फिर उसने खुद को संभाला। ठीक है, प्रोफेशनल डील है। अगर पैसा और काम अच्छा है तो मुझे मुंबई जाने में कोई ऐतराज नहीं है। आखिर कब तक अपनी जड़ों से भागती रहूंगी। उसे लगा कि वो अब इतनी मजबूत है कि कायम जैसा कोई इंसान उसे अब और कमजोर नहीं कर पाएगा। 2. शिकारी का सब्र और रूह का पछतावा। मुंबई में कायम को खबर मिल गई थी कि प्रज्ञा ने ऑफर मान लिया है। वो चाहता तो उसे किडनैप करवा सकता था, पर वो अब उसे डराना नहीं चाहता था। माफिया होने के बावजूद प्रज्ञा के लिए उसके दिल में एक अजीब सा पछतावा था। वो ताकतवर तो था, पर उस रात की अपनी हरकत के लिए वो आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया था। वो रात भर अपने प्राइवेट रूम में बैठकर प्रज्ञा की पुरानी बातें याद करता। वह खुद से कहता, तारांकन, मैं तुम्हें अपनी ताकत से हासिल नहीं करूंगा प्रज्ञा। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से वापस लाऊंगा, चाहे मुझे मुंबई की सड़कों पर गिरकर अपनी गलतियों की भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। कायम अब एक ऐसा कमजोर माफिया बन जाता था जब बात प्रज्ञा की आती। वो दुनिया के लिए पत्थर था, पर प्रज्ञा की एक झलक पाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। 3. अनकही मुलाकात का इंतजार। महीनों बीत गए। प्रज्ञा मुंबई आ चुकी थी, पर कायम ने उसे अपनी पहचान नहीं बताई थी। वह उसे दूर से देखता, कभी एयरपोर्ट पर भीड़ के पीछे छिपकर, कभी उसके होटल के बाहर अपनी काली गाड़ी के शीशों के पीछे से। प्रज्ञा मुंबई की सड़कों पर घूमती, प्रोजेक्ट की साइट्स देखती, उसे महसूस होता कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। कायम ने ठान लिया था कि वो तब तक सामने नहीं आएगा जब तक वो खुद को प्रज्ञा के काबिल न बना ले, या कम से कम उसे ये यकीन न दिला दे कि उसका पछतावा सच्चा है। मुंबई की बारिश शुरू हो चुकी थी। प्रज्ञा मरीन ड्राइव पर खड़ी लहरों को देख रही थी। उसे लग रहा था कि वो आज़ाद है, पर उसे नहीं पता था कि कुछ ही दूरी पर खड़ा शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन छिपकर अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अध्याय 37। अनकहा साया और साजिश का शहर। मुंबई की बारिश कभी किसी का इंतजार नहीं करती, और न ही यहाँ की भागती हुई जिंदगी। प्रज्ञा को मुंबई आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। वो बांद्रा के एक बेहद महंगे होटल के पेंट हाउस में रुकी थी। सुबह से शाम तक वो साइट विजिट्स और मीटिंग्स में व्यस्त रहती, पर हर पल उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है। कोई है जो उसके होटल से निकलने से लेकर वापस आने तक साए की तरह उसके साथ है। उसे लग रहा था कि शायद ये उसकी पुरानी यादों का वहम है, पर वो ये नहीं जानती थी कि शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन यानी कायम उसे अपनी आंखों की पलकों पर सजाकर बैठा है। 1. साए का पीछा और कायम का पछतावा। कायम अब एक अजीब सी कशमकश में जी रहा था। वो चाहता तो आज ही प्रज्ञा के सामने जाकर उसे अपनी बाहों में भर सकता था, पर उसके अंदर का अपराधी उसे रोक देता। उसे याद आता कि कैसे उसने प्रज्ञा की मासूमियत का मजाक उड़ाया था। रात के 2 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था। प्रज्ञा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी बालकनी में खड़ी होकर समंदर की लहरों को देख रही थी। तभी उसने नीचे सड़क पर एक काली मस्टैंग खड़ी देखी। गाड़ी के शीशे काले थे, पर उसकी हेडलाइट्स की रोशनी सीधे प्रज्ञा की बालकनी की तरफ थी। प्रज्ञा का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन नीचे जाने का फैसला किया। जब तक प्रज्ञा नीचे रिसेप्शन पर पहुंची और होटल के गेट से बाहर आई, वो गाड़ी तेजी से निकल चुकी थी। पीछे रह गई थी तो सिर्फ जलते हुए टायरों की महक और सड़क पर गिरा हुआ एक सफ़ेद गुलाब। प्रज्ञा ने उस गुलाब को उठाया। उसमें एक छोटा सा नोट लगा था जिस पर लिखा था, तुम्हारी नींदें अब भी उतनी ही कीमती हैं जितनी 3 साल पहले थीं। प्रज्ञा के हाथ कांपने लगे। यह लिखावट, ये अंदाज, उसे सब याद आने लगा। नहीं, वो यहाँ नहीं हो सकता। वो तो देहरादून में होगा। और वो माफिया? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। प्रज्ञा ने खुद को समझाया, पर उसका चैन अब खो चुका था। 2. के का साम्राज्य और प्रज्ञा की चुनौती। अगले दिन प्रज्ञा को उस मुख्य प्रोजेक्ट की साइट पर जाना था जिसे रॉयल हेरिटेज के नाम से जाना जाता था। ये मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बन रहा एक महल जैसा होटल था। प्रज्ञा जब वहां पहुंची तो वहां की सुरक्षा देखकर दंग रह गई। हर तरफ काले कपड़ों में हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे। वहां का मैनेजर जो प्रज्ञा को रिसीव करने आया था, वो बेहद डरा हुआ लग रहा था। उसने प्रज्ञा से कहा, तारांकन मैम, हमारे बॉस बहुत सख्त हैं। वो इस प्रोजेक्ट में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप उनकी प्राइवेट ऑफिस में जाकर ब्लूप्रिंट्स डिस्कस करें। प्रज्ञा को अंदर ले जाया गया। वह ऑफिस किसी किले से कम नहीं था। दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थीं, जिनमें पूरे शहर की हलचल दिख रही थी। प्रज्ञा ने नोटिस किया कि एक स्क्रीन पर सिर्फ उसके होटल के बाहर का फुटेज चल रहा था।
उसे एहसास हुआ कि उसका क्लाइंट कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक शिकारी है। तभी पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज आई। डिजाइन पसंद आया या अभी और वक्त चाहिए प्रज्ञा? 3. रूह कांप देने वाला आमना सामना। प्रज्ञा कांपते हुए पीछे मुड़ी। सामने कायम खड़ा था। उसके सफेद कुर्ते पर लगे खून के कुछ छींटे साफ बता रहे थे कि वो अभी किसी मैदान से लौट कर आया है। उसकी आंखों में वो पुराना घमंड तो था, पर इस बार उसमें एक गहरा दर्द और पछतावा भी था। कायम ने धीरे से अपनी पिस्तौल मेज पर रखी और प्रज्ञा की तरफ एक कदम बढ़ाया। प्रज्ञा पीछे हटी। कायम, तुम? ये सब क्या है? तुम माफिया कैसे बन गए और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कायम की आवाज में आज वो जहर नहीं था जो देहरादून के कॉलेज में हुआ करता था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तारांकन प्रज्ञा, तुमने मुझे छोड़ दिया था, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। इन 3 सालों में मैंने जो भी कमाया, जो भी साम्राज्य खड़ा किया, वो सिर्फ इसलिए था ताकि मैं उस काबिल बन सकूं कि तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं। प्रज्ञा ने एक कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, तारांकन, माफी? तुम सोचते हो कि माफिया बनकर मुझे यहाँ कैद करके तुम माफी मांगोगे? कायम, मैं वो पुरानी प्रज्ञा नहीं हूँ। मुझे तुमसे नफरत भी नहीं है, क्योंकि नफरत के लिए भी दिल में जगह होनी चाहिए। मेरे लिए तुम अब मर चुके हो। कायम की आंखों में आंसू भर आए। वो शहर का डॉन जिसके सामने बड़े बड़े नेता झुकते थे, आज उस लड़की के सामने टूट रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर प्रज्ञा का पल्लू पकड़ लिया। प्रज्ञा, मैं अपराधी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, पर मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हें वो सब वापस दे सकूं जो मैंने तुमसे छीना था। प्रज्ञा ने अपना पल्लू छुड़ाया और मुड़ने लगी। तभी कायम ने जोर से चिल्लाकर कहा, तारांकन, तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकती प्रज्ञा, क्योंकि पूरा मुंबई मेरा है और तुम मेरी रूह हो। अध्याय 38। रेशमी जंजीरें और सुलगता पछतावा। कायम के उस आलीशान दफ्तर में सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। प्रज्ञा ने जब अपना पल्लू कायम के हाथ से छुड़ाया तो उसे लगा कि वो आज़ाद हो गई है, पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, बाहर खड़े हथियारबंद गार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। प्रज्ञा गुस्से से पलटी। ये क्या बदतमीजी है कायम, मुझे जाने दो। कायम धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अब उसके चेहरे पर वो माफिया वाली ठंडी खामोशी वापस आ गई थी। उसने मेज से एक रिमोट उठाया और बटन दबाया। दफ्तर की कांच की दीवारों पर भारी स्टील के शटर नीचे गिर गए। अब वो दोनों एक बंद किले में थे। मैंने कहा ना प्रज्ञा, तुम जा सकती हो, पर सिर्फ मेरी इजाजत से। और फिलहाल मेरी रूह तुम्हें खुद से दूर भेजने की इजाजत नहीं दे रही। 1. आलिशान कैद, प्रज्ञा विला। प्रज्ञा को जबरदस्ती एक दूसरी काली गाड़ी में बिठाया गया। इस बार मंजिल होटल नहीं बल्कि जुहू के किनारे बना एक विशाल बंगला था, जिसका नाम गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्राज्ञा। अंदर का नज़ारा देखकर प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बंगले का हर एक कोना वैसा ही डिजाइन किया गया था जैसा प्रज्ञा ने कॉलेज के दिनों में अपने सपनों के घर के बारे में बताया था। वही पेंटिंग्स, वही फूलों की खुशबू और यहाँ तक कि लाइब्रेरी में उसकी पसंदीदा सारी किताबें। कायम उसके पीछे खड़ा था। याद है प्रज्ञा, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें समंदर के किनारे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ सफ़ेद पर्दे हों और मोगरे की महक हो। मैंने इसे बनाने में 2 साल लगाए हैं। ये जेल नहीं है, ये तुम्हारा वो सपना है जो मैंने अपनी काली दुनिया की कमाई से सच किया है। प्रज्ञा ने नफरत से उसे देखा। सपना? कायम, तुमने मेरे सपनों का कत्ल 3 साल पहले कर दिया था। अब तुम चाहे मुझे हीरों से तौल दो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ घृणा बची है। तुम एक मुजरिम हो और एक मुजरिम कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। 2. माफिया का समर्पण और प्रज्ञा का वार। रात का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर दुनिया भर के लजीज पकवान सजे थे। कायम शांत बैठा प्रज्ञा का इंतजार कर रहा था। प्रज्ञा आई, पर उसने खाना छूने से मना कर दिया। कायम, तुम मुझे यहाँ कैद करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से तुम्हारी बाहों में गिर जाऊंगी? कायम ने अपनी थाली खिसका दी। उसकी आवाज में एक अजीब सा खोखलापन था। मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस प्रायश्चित अटोनमेंट करना चाहता हूँ। प्रज्ञा, लोग मुझे के कहते हैं, मौत का दूसरा नाम, पर तुम्हारे सामने मैं आज भी वही लड़का हूँ जो तुम्हारी एक मुस्कान के लिए तरसता है। तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो, पर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। प्रज्ञा ने मेज पर रखा पानी का गिलास कायम के चेहरे पर फेंक दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। गार्ड्स अंदर आने को हुए, पर कायम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था, पर वो मुस्कुरा रहा था। बस इतना ही गुस्सा? कायम ने धीरे से कहा। और मारो प्रज्ञा। जितना दर्द मैंने तुम्हें दिया है, उसका एक कतरा भी नहीं है ये। 3.
आधी रात का सस्पेंस, एक अनजान कॉल। प्रज्ञा अपने कमरे में बंद थी, जहां की खिड़कियों से समंदर की लहरें साफ दिख रही थीं। वो भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसके वर्क फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। प्रज्ञा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तारांकन मिस प्रज्ञा। घबराइए मत, मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर सावंत बोल रहा हूं। हमें पता है कि के ने आपको बंधक बना रखा है। हम सालों से उसे पकड़ने का मौका ढूंढ रहे थे। अगर आप हमें उसके साम्राज्य के कुछ खुफिया दस्तावेज दे सकें तो हम उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देंगे और आपको आज़ाद करा लेंगे। प्रज्ञा की सांसें तेज हो गईं। एक तरफ वो आज़ादी थी जिसे वो तड़प कर मांग रही थी, और दूसरी तरफ वो कायम था जो उसके सामने घुटनों पर था। क्या वो उस इंसान को तबाह कर देगी जिसने उसके लिए एक महल खड़ा किया था, या माफिया की ये सुनहरी कैद उसे फिर से कमजोर कर देगी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कायम बाहर खड़ा था। प्रज्ञा, दरवाज़ा खोलो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, शायद इसके बाद तुम मुझे माफ कर सको। अध्याय 39, वफादारी, फरेब और खूनी राज। प्रज्ञा का हाथ कांप रहा था। फोन पर इंस्पेक्टर सावंत की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। हमें के साम्राज्य को गिराने के लिए आपकी मदद चाहिए। तभी बाहर से कायम की दस्तक हुई। प्रज्ञा ने तेजी से फोन छुपाया और दरवाज़ा खोला। कायम वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का बॉक्स था। उसकी आंखों में वो माफिया वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नमी थी जो प्रज्ञा को अंदर तक हिला गई। प्रज्ञा, तुम मेरी दुनिया से नफरत करती हो ना? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक मुजरिम हूं? कायम ने उसे कमरे के कोने में ले जाते हुए कहा। उसने वो बॉक्स खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात, प्रज्ञा की वो 100वीं प्रपोजल वाली चिट्ठी जो उसने कभी नहीं पढ़ी थी, और एक वसीयत विल थी। ये क्या है? प्रज्ञा ने कड़वाहट से पूछा। यह मेरा प्रायश्चित है प्रज्ञा। इन 3 सालों में मैंने जितना भी कमाया, जो भी खड़ा किया, उसके कागजात तुम्हारे नाम पर हैं। जिस दिन तुम इस घर से जाना चाहोगी, मुंबई की आधी जायदाद तुम्हारी होगी। मैंने ये साम्राज्य सिर्फ ताकत के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया ताकि कोई फिर कभी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। 1. इंस्पेक्टर का जाल या साजिश। प्रज्ञा का दिल पसीजने लगा था, पर उसे पुलिस वाले की बात याद आई। उसने रात के अंधेरे में कायम के सो जाने का इंतजार किया। वो दबे पांव कायम के केबिन में पहुंची। उसे वो खुफिया दस्तावेज ढूंढने थे जिनका जिक्र इंस्पेक्टर ने किया था। तभी उसे एक फाइल मिली। उस फाइल में वो शर्त वाला पुराना पेपर था, पर उसके साथ कुछ और भी था। उसमें जोरावर और मीरा की पूरी कुंडली थी। प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस फाइल के मुताबिक उस दिन कॉलेज में जो कुछ भी हुआ था, उसमें कायम से कहीं ज्यादा जोरावर और मीरा का हाथ था। वे दोनों शुरू से ही कायम की दौलत हड़पना चाहते थे और प्रज्ञा का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रज्ञा को एहसास हुआ कि कायम गुनहगार तो था, पर उसे मोहरा बनाया गया था। 2. आधी रात का खतरनाक मोड़। तभी अचानक प्रज्ञा के फोन पर फिर से इंस्पेक्टर सावंत का मैसेज आया। तारांकन, अगर तुम अभी बाहर नहीं आई तो हम एनकाउंटर के लिए अंदर घुस जाएंगे। हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है, हमें बस के की लाश चाहिए। प्रज्ञा को समझ आ गया कि इंस्पेक्टर उसे बचाना नहीं चाहता, बल्कि उसका इस्तेमाल करके कायम को फंसाना चाहता है। वो भागकर कायम के कमरे में गई। कायम, उठो, पुलिस आ रही है। कायम बिजली की फुर्ती से जागा। उसने तकिए के नीचे से अपनी गन निकाली, पर जैसे ही उसने प्रज्ञा की घबराहट देखी, वो शांत हो गया। तुमने उन्हें बुलाया प्रज्ञा? क्या तुम मेरी मौत चाहती हो? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरा दर्द था। नहीं कायम, वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, पकड़ने नहीं। तुम्हें यहां से निकलना होगा। 3. गोलियों की गूंज और माफिया का बचाव। बंगले के बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया था। कायम ने प्रज्ञा का हाथ पकड़ा और उसे बंगले के खुफिया रास्ते, सीक्रेट टनल की तरफ ले जाने लगा। मैं कहीं नहीं जा रही कायम। मैं तुम्हारे साथ भागकर एक मुजरिम नहीं बनना चाहती, प्रज्ञा चिल्लाई। तभी एक गोली कांच तोड़ते हुए कायम के कंधे को छूकर निकल गई। खून के छींटे प्रज्ञा के सफेद सूट पर गिरे। प्रज्ञा चीख पड़ी। कायम ने दर्द की परवाह किए बिना उसे अपनी बाहों में ढक लिया। मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है प्रज्ञा, पर तुम्हारी मौत नहीं। कायम ने घायल शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने गार्ड्स को पोजीशन लेने का इशारा किया। उसने प्रज्ञा को एक सुरक्षित लॉकर रूम में धकेल दिया और बाहर से लॉक कर दिया। यहां से सिर्फ मैं ही तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। अगर मैं वापस न आऊं तो समझ लेना कि तुम्हारी आज़ादी का रास्ता साफ हो गया है। प्रज्ञा उस लोहे के दरवाजे को पीटती रही। कायम, दरवाज़ा खोलो, तुम मर जाओगे। पर बाहर सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों का शोर था। प्रज्ञा को पहली बार डर लगा। उसे अपनी आज़ादी छिन जाने का नहीं, बल्कि कायम के खो जाने का डर था।
अध्याय 40। बारूद की महक और अधूरी मोहब्बत का मिलन। बाहर गोलियों का शोर अब कम हो चुका था, लेकिन सन्नाटा उससे भी ज्यादा खौफनाक था। प्रज्ञा उस लॉकर रूम के भारी लोहे के दरवाजे को पीट पीट कर थक चुकी थी। उसकी आवाज बैठ गई थी, पर उसका दिल चिल्ला रहा था, कायम तुम मर नहीं सकते। अचानक दरवाजा खुला। सामने कायम खड़ा था, हाँफ रहा था। उसके सफेद कुर्ते का दायां कंधा खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। वह लड़खड़ाया और प्रज्ञा की बाहों में गिर गया। कायम! प्रज्ञा ने चीखते हुए उसे संभाला और फर्श पर बैठ गई। कायम का चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखों में प्रज्ञा को सही सलामत देखने की एक अजीब सी जीत थी। एक दर्द की गहराई में डूबा प्यार। प्रज्ञा ने कांपते हाथों से उसके कंधे को देखा। तुम पागल हो। क्यों किया तुमने ये सब? मुझे पुलिस के हवाले कर देते, खुद क्यों जान दांव पर लगाई? उसके आंसू कायम के जख्मों पर गिर रहे थे। कायम ने धीरे से अपना हाथ उठाकर प्रज्ञा के गालों से आंसू पोंछे। प्रज्ञा, मैंने कहा था ना, मेरा साम्राज्य तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, तुम्हारी कैद के लिए नहीं। अगर आज मैं मर भी गया तो मुझे खुशी होगी कि आखिरी बार मैंने तुम्हें हीरो की तरह बचाया, उस धोखेबाज की तरह नहीं। प्रज्ञा का सारा गुस्सा, सारी नफरत उस एक पल में पिघल गई। उसने कायम का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। चुप रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो लम्हा जो थम गया, द रोमांटिक क्लाइमैक्स। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर की दुनिया से कटकर मौत के साये के नीचे उन दोनों के बीच की दूरियां अचानक खत्म हो गई थीं। कायम ने प्रज्ञा की आंखों में देखा, वही पुरानी मासूमियत और वही बेपनाह मोहब्बत वहां वापस आ गई थी। उसने धीरे से प्रज्ञा को अपनी ओर खींचा। प्रज्ञा ने इस बार खुद को पीछे नहीं हटाया। उसे एहसास हुआ कि 3 साल की नफरत सिर्फ एक नकाब था। सच तो ये था कि वो आज भी इस जुनून के बिना अधूरी थी। प्रज्ञा धीरे से कायम के करीब झुकी। कायम की भारी सांसें प्रज्ञा के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसने प्रज्ञा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब ले आया। प्रज्ञा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस रात बारूद की महक के बीच प्रज्ञा ने कायम के होठों पर अपनी मोहब्बत की मुहर लगा दी। वो एक किस नहीं था, वो 3 साल का इंतजार था, हजारों आंसू थे और वो माफी थी जिसे कहने की अब जरूरत नहीं थी। प्रज्ञा ने कायम को इतनी शिद्दत से चूमा जैसे वो उसे अपनी सारी जिंदगी और अपनी सारी सांसें दे देना चाहती हो। कायम ने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया, जैसे वो ये यकीन कर रहा हो कि ये कोई सपना नहीं है। 3 एक नया सवेरा या आखिरी विदा। जब वो दोनों अलग हुए तो कायम के चेहरे पर एक सुकून था जो उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। प्रज्ञा ने उसके माथे को चूमा। अब हम साथ हैं कायम, चाहे जो हो जाए। तभी खिड़की के पास एक साया दिखा। कायम की आंखें अचानक सतर्क हो गईं। उसने प्रज्ञा को अपने पीछे छुपाया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है प्रज्ञा। सावंत हार नहीं मानेगा। तुम्हें यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि वो फिर से हमला करे। प्रज्ञा ने कायम का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब या तो हम दोनों जिएंगे या साथ मरेंगे। अध्याय 41। मुंबई का सुल्तान और इंसाफ की जंग। बाहर खड़ी पुलिस की टुकड़ी और इंस्पेक्टर सावंत को लगा था कि उन्होंने शेर को पिंजरे में घेर लिया है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शेर घायल होकर और भी खूंखार हो जाता है। लॉकर रूम के अंदर प्रज्ञा ने कायम के जख्म पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पट्टी बांधी। कायम खड़ा हुआ। उसने अपना खून से सना कुर्ता उतार फेंका और अपनी अलमारी से एक काली शर्ट निकाली। उसके चौड़े कंधे, कसरती बदन और आंखों में जलती वो आग देखकर प्रज्ञा को एहसास हुआ कि ये वो पुराना कायम नहीं है। ये के है जिसकी एक उंगली के इशारे पर मुंबई रुक जाती है। कायम, बाहर बहुत पुलिस है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? प्रज्ञा ने फिक्र से पूछा। कायम ने अपनी कमर पर 2 लोडेड पिस्तौलें लगाईं और प्रज्ञा की आंखों में देखकर मुस्कुराया। पुलिस? प्रज्ञा, ये लोग पुलिस नहीं, सावंत के पाले हुए गुंडे हैं। और रही बात असली पुलिस की, तो मुंबई का कमिश्नर भी मेरा फोन आने पर सलाम ठोकता है। मैं गलत काम नहीं करता प्रज्ञा, मैं बस उन लोगों को मिटाता हूं जिन्हें कानून नहीं मिटा पाता। 1 सुल्तान का जलवा, द पावर वॉक। कायम ने अपना फोन निकाला और सिर्फ एक मैसेज भेजा। कुछ ही मिनटों में बंगले के बाहर का नजारा बदल गया। सावंत की छोटी सी टुकड़ी को चारों तरफ से सैकड़ों काली गाड़ियों ने घेर लिया। उनमें से निकले कायम के वफादार आदमी जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। कायम ने बंगले का मुख्य दरवाजा लात मारकर खोला। वह किसी राजा की तरह बाहर निकला। गोलियों की बौछार हुई, पर कायम बिजली की फुर्ती से खंभे के पीछे छुपा और एक एक करके सटीक निशाना लगाया। उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। सावंत चिल्ला रहा था,
सरेंडर कर दो के। कायम की आवाज पूरे इलाके में गूंजी। सावंत, तूने वर्दी पहनकर पीठ पर वार करना सीखा है। आज मैं तुझे बताऊंगा कि मुंबई के सुल्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। 2. रक्षक और भक्षक, द लेजेंड ऑफ के। लड़ाई के बीच में ही एक एम्बुलेंस वहां फंसी हुई थी। सावंत के आदमी उस पर कवर लेकर गोलियां चला रहे थे। कायम ने जैसे ही देखा कि एम्बुलेंस में एक बीमार बच्चा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गोलियों की परवाह किए बिना बीच मैदान में कूद पड़ा। उसने अकेले दम पर एम्बुलेंस के सामने दीवार बनकर गोलियां झेलीं और अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, पहले इसे रास्ता दो, किसी मासूम को खरोंच आई तो तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। प्रज्ञा खिड़की से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। उसे अब समझ आया कि शहर उसे मसीहा क्यों कहता है। वो सिर्फ एक माफिया नहीं था, वो उन लोगों की आखिरी उम्मीद था जिनका कोई नहीं था। 3. आखिरी प्रहार और जुनून का इजहार। कायम ने सावंत को दबोच लिया। उसने गन सावंत के माथे पर रखी। सावंत गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो कायम, मैं तो बस ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी? ड्यूटी मासूमों को डराने की नहीं होती सावंत। कायम ने उसकी गन छीनकर तोड़ दी। जा, अपनी जान की भीख मांग, क्योंकि आज मेरी प्रज्ञा मेरे साथ है और मैं अपनी खुशी के दिन तेरा गंदा खून नहीं बहाना चाहता। पर याद रखना, अगर दोबारा मेरी परछाई पर भी पैर रखा तो पूरा मुंबई तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। कायम वापस अंदर आया। वो पसीने और हल्के खून में लथपथ था, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसने प्रज्ञा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। प्रज्ञा ने उसके गले में हाथ डाल दिए। तुम सच में बहुत ताकतवर हो कायम। कायम ने उसे और करीब खींच लिया। मेरी असली ताकत ये हथियार नहीं है प्रज्ञा। मेरी ताकत तुम हो। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। उसने भरी महफिल और अपने आदमियों के सामने प्रज्ञा के माथे को चूमा, जैसे वो पूरी दुनिया को बता रहा हो कि के की सल्तनत की मल्लिका वापस आ गई है। अध्याय 42। सुल्तान की मल्लिका और समंदर का इकरार। सावंत और उसकी टुकड़ी के सफाये के बाद पूरे मुंबई में ये खबर आग की तरह फैल गई कि के की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी ताकत वापस आ गई है। कायम के बंगले के बाहर का नज़ारा किसी त्योहार जैसा था। कायम के वफादार आदमी खुश थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने सुल्तान की आंखों में सुकून देखा था। कायम प्रज्ञा को लेकर अपने कमरे में आया। उसने बड़े प्यार से उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके पैरों के पास फर्श पर बैठ गया। वो आदमी जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री सर झुकाते थे, आज प्रज्ञा के सामने एक बच्चे की तरह कोमल था। प्रज्ञा, मैंने इन 3 सालों में दुनिया जीती, दौलत कमाई, ताकत हासिल की, पर यह सब मिट्टी था तुम्हारे बिना। कायम ने प्रज्ञा के हाथ को चूमते हुए कहा। प्रज्ञा ने उसके उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियां फिरीं। कायम, तुम्हारी ये दुनिया बहुत खतरनाक है, मुझे डर लगता है। कायम मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ प्रज्ञा के लिए सुरक्षित थी। डर को मुंबई की सरहद के बाहर छोड़ाओ प्रज्ञा, क्योंकि यहाँ परिंदा भी पर मारता है तो मेरी इजाजत से। तुम मेरी रूह हो और रूह को चोट पहुंचाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। 1. समंदर के बीच एक शाही तोहफा, द यॉट सीन। शाम ढल चुकी थी। कायम प्रज्ञा को अपनी एक प्राइवेट यॉट पर ले गया। समंदर के बीचों बीच मुंबई की रोशनियां दूर चमक रही थीं। पूरा डेक सफ़ेद गुलाबों और मोमबत्तियों से सजा था। ये सब क्या है कायम? प्रज्ञा ने मंत्रमुग्ध होकर पूछा। ये सिर्फ शुरुआत है प्रज्ञा। कॉलेज के दिनों में तुमने कहा था कि तुम एक दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट बनोगी। मैंने इटली में तुम्हारी हर कामयाबी की खबर रखी। आज मैं के तौर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे कायम के तौर पर तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कायम ने घुटनों पर बैठकर एक छोटा सा मखमली बॉक्स खोला। उसमें एक नीलम ब्लू सैफायर की अंगूठी थी, जो चांद की रोशनी में नीली आग की तरह चमक रही थी। क्या तुम इस माफिया किंग की मल्लिका बनकर मेरे इस काले साम्राज्य में रोशनी भरोगी? क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? प्रज्ञा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने बिना एक पल गंवाए अपना हाथ कायम की तरफ बढ़ा दिया। हाँ कायम, 100 बार हाँ। 2. सुल्तान का इंतकाम, पुराने दुश्मनों का हिसाब। अगली सुबह कायम के दरबार में 2 लोग जंजीरों में बंधे पेश किए गए। वे कोई और नहीं बल्कि जोरावर और मीरा थे। उन्हें मुंबई के कोनों से ढूंढ कर लाया गया था। वे दोनों थर-थर कांप रहे थे। प्रज्ञा भी वहां मौजूद थी। जोरावर गिड़गिड़ाने लगा, प्रज्ञा, हमें बचा लो, कायम हमें मार डालेगा। कायम अपनी गद्दी पर बैठा था। उसके चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता थी। मारना बहुत छोटी सजा है जोरावर। तुमने प्रज्ञा की मासूमियत का मजाक उड़ाया। तुमने हमारे बीच गलत फहमियां बोईं। कायम ने अपने आदमियों को इशारा किया। इन्हें जान से मत मारना।
इन्हें मुंबई की सबसे पुरानी कालकोठरी में डाल दो। इन्हें रोज उतना ही खाना देना जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। मैं चाहता हूं कि ये हर दिन अपनी मौत की दुआ मांगे, पर मौत इनके पास ना आए। प्रज्ञा ने देखा कि कायम ने बिना चीखे चिल्लाए सिर्फ एक ठंडी आवाज में उनका फैसला सुना दिया। यही उसकी असली ताकत थी। 3. आखिरी धमाका। एक रहस्यमयी मेहमान। इंतकाम पूरा हुआ, प्यार मुकम्मल हुआ, पर तभी गेट पर एक तेज धमाका हुआ। कोई सुरक्षा तोड़कर अंदर घुस आया था। कायम अपनी पिस्तौल निकालकर खड़ा हो गया और प्रज्ञा को अपने पीछे छुपा लिया। धुएं के बीच से एक औरत की परछाई उभरी। वो महंगे कपड़ों में थी, हाथ में सिगार था और उसकी आंखों में कायम के लिए नफरत और प्यार का एक अजीब मिश्रण था। इतनी जल्दी खुशियां मना ली कायम? तुमने सोचा था कि तुम सोनाली को भूलकर अपनी इस छोटी सी चिड़िया के साथ घर बसा लोगे? कायम के चेहरे पर पहली बार एक तनाव दिखा। सोनाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनाली, जो कभी कायम की बिजनेस पार्टनर और अंडरवर्ल्ड की बेताज रानी मानी जाती थी, अब वापस आ गई थी। उसने प्रज्ञा की तरफ इशारा किया। कायम, मुंबई का सुल्तान सिर्फ मेरा है और इस लड़की की जिंदगी का काउंटडाउन अब शुरू होता है। अध्याय 43। सुलगती रात और मुकम्मल इश्क। सोनाली की धमकियों का शोर अब शांत हो चुका था। वो जा चुकी थी, पर प्रज्ञा के दिल में खौफ की एक लहर छोड़ गई थी। कायम ने जब प्रज्ञा की आंखों में वो घबराहट देखी तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसे लेकर कमरे के अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर की दुनिया अब उनके लिए बेमानी थी। कमरे की हल्की मध्यम रोशनी में प्रज्ञा की आंखें नम थीं। कायम ने उसके चेहरे को थाम लिया। घबराओ मत प्रज्ञा, जब तक मैं हूं कोई साया भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। प्रज्ञा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कायम के करीब आ गईं। उस पल में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक बेपनाह प्यास थी। प्रज्ञा ने पहल की और कायम के होठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। कायम, जो अब तक खुद को रोक रहा था, इस कशिश के आगे हार गया। एक जुनून का सैलाब, द इंटेंस एम्ब्रेस। उनका मिलन किसी तूफान की तरह था। कायम ने प्रज्ञा को इतनी शिद्दत से चूमा जैसे वो उसके अस्तित्व को अपने अंदर उतार लेना चाहता हो। कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे किसी मीठी चीज का स्वाद लिया जाता है। कायम प्रज्ञा के होठों के रस को पी रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट तक वे दोनों इस दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए रहे। जब वे थोड़ा अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं। कायम ने हांफते हुए कहा, प्रज्ञा, तुम मेरी कमजोरी हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं पूरी दुनिया को राख कर दूंगा। प्रज्ञा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में समर्पण था। मुझे तुम्हारी जरूरत है कायम, आज रात और हमेशा के लिए। 2. रूहों का मिलन, पैशनेट यूनियन। कायम ने बिना एक शब्द कहे प्रज्ञा को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाया। प्रज्ञा ने अपना सिर उसके चौड़े सीने पर टिका दिया। कायम ने उसे आहिस्ता से रेशमी बिस्तर पर लिटाया। उसकी नज़रें प्रज्ञा के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज को देख रहा हो। वो फिर से उसके करीब झुका और जुनून के साथ उसे चूमने लगा। कायम के हाथ अब प्रज्ञा के बदन पर रेंग रहे थे, हर उस जगह को महसूस कर रहे थे जहां 3 साल का इंतजार लिखा था। प्रज्ञा के मुंह से मदहोश कर देने वाली आहें, मोहन्स निकलने लगीं। कायम ने धीरे धीरे उसके बदन से लिबास की हर परत को अलग कर दिया। चांद की रोशनी में प्रज्ञा का बदन किसी संगमरमर की मूरत जैसा चमक रहा था। कायम ने अपनी पूरी मोहब्बत और शिद्दत उसके कदमों से लेकर उसकी रूह तक उड़ेल दी। उस मिलन में दर्द भी था और सुकून भी। प्रज्ञा की आंखों से खुशी और उस पुराने दर्द के आखिरी आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हो गए। वो शोर से भरी आहें ले रही थी और कायम उसे अपनी बाहों में जकड़कर इस धरती के सबसे खूबसूरत एहसास से रूबरू करा रहा था। उस रात कायम और प्रज्ञा का प्यार मुकम्मल हुआ। वे अब 2 जिस्म नहीं बल्कि एक रूह बन चुके थे। 3. एक नया सवेरा, द मॉर्निंग आफ्टर। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो प्रज्ञा कायम की मजबूत बाहों में सिमटी हुई थी। कायम जाग चुका था और बस उसे सोते हुए देख रहा था। कल की रात ने सब कुछ बदल दिया था। अब वो महज एक माफिया और एक आर्किटेक्ट नहीं थे, वे एक दूसरे का वजूद थे। प्रज्ञा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कायम को मुस्कुराते हुए पाया। गुड मॉर्निंग, सुल्तान की मल्लिका, कायम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। प्रज्ञा मुस्कुरा दी, पर उसके दिमाग में अभी भी सोनाली की वो चेतावनी गूंज रही थी। उसे पता था कि ये सुकून शायद तूफान से पहले की शांति है। अध्याय 44। मोहब्बत का सवेरा और मौत की दस्तक। मुंबई की सुबह आज कुछ ज्यादा ही शांत थी, जैसे समंदर किसी बड़े तूफान को अपने अंदर समेटे हुए हो। कायम के बेडरूम में खिड़की के मखमली पर्दों से छनकर आती सुनहरी धूप प्रज्ञा के चेहरे पर पड़ रही थी। प्रज्ञा ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं तो उसे एहसास हुआ कि वो कायम की मजबूत और फौलादी बाहों में पूरी तरह सुरक्षित कैद है। कल की रात
वो जुनून, वो आहें और वो समर्पण। प्रज्ञा को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी के पिछले सारे गम उसी कमरे की चारदीवारी में दफन कर दिए हैं। कायम ने प्रज्ञा के माथे पर अपने होंठ रखे, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। इस सवेरे का इंतजार मैंने हजारों रातों तक किया है, प्रज्ञा। कायम की भारी और सुरीली आवाज प्रज्ञा के कानों में मिश्री की तरह घुली। प्रज्ञा मुस्कुराई और उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। मुझे डर लगता है कायम, कि कहीं ये कोई सपना न हो, कहीं ये सुकून मुझसे छिन न जाए। कायम ने उसे और कसकर जकड़ लिया। जब तक के की सांसें चल रही हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। अब तुम सिर्फ मेरी मल्लिका नहीं, मेरा वजूद हो। एक नाश्ते की मेज और खामोश खतरा। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर थे। कायम ने अपने हाथों से प्रज्ञा को नाश्ता कराया। प्रज्ञा का चेहरा कल की रात के खुमार से अभी भी थोड़ा गुलाबी था। तभी कायम का वफादार आदमी जग्गा कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था और माथे पर पसीना था। बॉस, कुछ जरूरी बात करनी है। जग्गा की आवाज में घबराहट साफ थी। कायम ने प्रज्ञा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। वो जग्गा को लेकर बाहर बालकनी में चला गया। क्या बात है? कायम की आवाज अचानक पत्थर जैसी ठंडी हो गई। बॉस, सोनाली ने हमला शुरू कर दिया है। हमारे दक्षिण मुंबई के 3 गोडाउन वेयरहाउसेज रात को जला दिए गए। और खबर मिली है कि उसने इटली से कुछ स्पेशल हिटमैन बुलाए हैं। उसका निशाना सिर्फ आप नहीं, मिस प्रज्ञा भी हैं। कायम की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने मुक्का मारकर रेलिंग की लकड़ी को चटका दिया। उसे लगा कि वो के की सल्तनत को हिला देगी। जग्गा, शहर के हर कोने पर पहरा लगा दो। सोनाली को खबर होनी चाहिए कि उसने शेर की पूंछ पर पैर रखा है। 2 प्रज्ञा की नई जिम्मेदारी, सुल्तान का साथ। जब कायम वापस अंदर आया तो प्रज्ञा समझ गई थी कि कुछ गलत हुआ है। उसने कायम का हाथ पकड़ा। कायम, क्या हुआ है? सोनाली फिर से कुछ कर रही है ना? कायम ने उसके हाथ को चूमा। प्रज्ञा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, पर अब वक्त आ गया है कि तुम्हें के की असली ताकत का हिस्सा बनना होगा। आज से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। मेरे गार्ड्स हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रज्ञा ने हिम्मत जुटाई। मैं डरूंगी नहीं कायम। तुमने कल रात मुझे जो ताकत दी है वो मुझे झुकने नहीं देगी। अगर ये तुम्हारी जंग है तो ये मेरी भी है। कायम की आंखों में गर्व की चमक उभरी। उसने प्रज्ञा को अपने सीने से लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मल्लिका अब सिर्फ एक कोमल कली नहीं, बल्कि एक शेरनी बन रही है। 3 आखिरी धमाका, गद्दारी का खुलासा। शाम होते होते कायम को एक और बड़ा झटका लगा। उसके प्राइवेट ऑफिस की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस गद्दारी के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि कायम के एक पुराने भरोसेमंद साथी का हाथ था, जिसे सोनाली ने अपनी तरफ कर लिया था। तभी कायम के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर सोनाली थी, उसके पीछे प्रज्ञा की इटली वाली मैनेजर, जिसे सोनाली ने किडनैप कर लिया था। देख रहे हो कायम, ये तो बस शुरुआत है। तुमने प्रज्ञा को अपना सब कुछ मान लिया है ना? तो अब देखो कैसे मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनाती हूँ। आज रात 12 बजे समंदर के किनारे पुराने लाइट हाउस पर आ जाना, अकेले। अगर पुलिस या तुम्हारे आदमी आए तो ये लड़की मारी जाएगी। प्रज्ञा ने जैसे ही स्क्रीन पर अपनी मैनेजर को देखा, वो चीख पड़ी। कायम ने फोन पटक दिया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। सोनाली, तूने अपनी मौत का सामान खुद तैयार कर लिया है। पूनी लाइट हाउस और मौत का बुलावा। रात के 11:30 बज रहे थे। मुंबई का मरीन ड्राइव वैसे तो रोशन रहता है, पर शहर के सुदूर किनारे पर स्थित वो पुराना लाइट हाउस आज अंधेरे में डूबा था। समंदर की लहरें चट्टानों से टकराकर ऐसा शोर कर रही थीं, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। कायम अपने बंगले के शस्त्रागार आर्मोरी में खड़ा अपनी कमर पर 2 लोडेड पिस्तौलें खोस रहा था। उसका चेहरा आज किसी पत्थर की मूरत जैसा सख्त था। कायम, तुम अकेले नहीं जाओगे? प्रज्ञा ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। कायम मुड़ा और प्रज्ञा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। प्रज्ञा, उसने तुम्हें कमजोर कड़ी समझा है। अगर मैं फौज लेकर गया तो वो तुम्हारी मैनेजर को मार देगी। मुझे जाना होगा। उसने प्रज्ञा के माथे को चूमा, एक ऐसा चूमना जिसमें विदा की महक थी। अगर 1 बजे तक मैं वापस न आऊं तो जग्गा को कहना कि तुम्हें एयरपोर्ट ले जाए। मुंबई फिर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। प्रज्ञा ने उसे जाने नहीं दिया। नहीं कायम, तुम सुल्तान हो, पर मैं तुम्हारी मल्लिका हूं। मैं तुम्हें मौत के मुंह में अकेले नहीं जाने दूंगी। 1 समंदर किनारे मौत का जाल। ठीक 12 बजे कायम की काली मस्टैंग उस पुराने लाइट हाउस के सामने रुकी।
हेडलाइट्स की रोशनी सीधे ऊंचे टॉवर पर पड़ी जहां सोनाली खड़ी थी। उसके हाथ में एक रिमोट था और उसके पैरों के पास प्रज्ञा की मैनेजर बंधी हुई पड़ी थी। कायम गाड़ी से बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, पर उसे एहसास था कि झाड़ियों के पीछे सोनाली के स्नाइपर्स तैनात हैं। मैं आ गया सोनाली, अब उसे छोड़ दो। कायम की दहाड़ समंदर के शोर को चीरती हुई गूंजी। सोनाली ऊपर से खिलखिलाकर हंसी। इतनी जल्दी क्या है कायम? अभी तो के पतन का जश्न शुरू भी नहीं हुआ। तुम्हें लगा था कि तुम माफिया की गद्दी भी रखोगे और प्रज्ञा का प्यार भी? इस दुनिया में दो चीजें एक साथ नहीं मिलती। 2. प्रज्ञा का मास्टर स्ट्रोक, द डेंजरस मूव। तभी लाइट हाउस के पीछे वाले हिस्से में एक साया हरकत करता है। यह प्रज्ञा थी। कायम की बात न मानकर वो जग्गा की मदद से गुपचुप तरीके से वहां पहुंच गई थी। उसने कायम के ही एक छोटे हथियार को थाम रखा था। उसका इरादा साफ था, अगर कायम पर आंच आई तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना सोनाली पर वार कर देगी। प्रज्ञा सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर गार्ड्स का खतरा था, पर उसके अंदर कायम को खोने का डर इतना बड़ा था कि मौत का खौफ छोटा पड़ गया। नीचे कायम ने अपनी गन जमीन पर फेंक दी। लो, मैं निहत्था हूं, अब तो उसे जाने दो। सोनाली ने नीचे आकर कायम के सीने पर अपनी गन रख दी। तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं है कायम, तुम्हें तड़पता हुआ देखना मेरा मकसद है। और तुम्हें तड़पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पता है? सोनाली ने अपना फोन निकाला और एक बटन दबाया। तुम्हारी प्यारी प्रज्ञा, जिसे तुमने बंगले में सुरक्षित छोड़ा था, वो अभी इसी वक्त एक जाल में फंसने वाली है। 3. सस्पेंस का आखिरी मोड़, फंदा या आज़ादी। कायम मुस्कुराया। सोनाली, तुमने एक गलती कर दी। तुमने प्रज्ञा को कमजोर समझा। उसी वक्त ऊपर से एक चीख सुनाई दी। सोनाली चौंक कर ऊपर की तरफ मुड़ी। वहां प्रज्ञा ने सोनाली के मुख्य गार्ड को घायल कर दिया था और मैनेजर को खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सोनाली के चेहरे पर घबराहट के बजाय एक शैतानी मुस्कान आई। तुमने सच कहा कायम, प्रज्ञा कमजोर नहीं है, इसीलिए मैंने उसके लिए एक अलग ही सरप्राइज रखा है। सोनाली ने लाइट हाउस की एक गुप्त दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक टाइमर चल रहा था। रात के 12:30। लाइट हाउस में बारूद लगा हुआ था। कायम चिल्लाया, प्रज्ञा, बाहर निकलो, वहां बम है। प्रज्ञा ऊपर अटकी थी। मैनेजर को लेकर नीचे आना मुमकिन नहीं था। कायम ऊपर भागने लगा, पर सोनाली के आदमियों ने उसे घेर लिया। टाइमर अब रात के 12:10 पर था। अलविदा कायम, अलविदा प्रज्ञा। सोनाली ने अंधेरे में छलांग लगा दी। धमाका होने ही वाला था कि तभी लाइट हाउस के पीछे से एक और तेज रोशनी दिखाई दी। क्या ये पुलिस थी या कोई और गद्दार? 003, 002, 001। धूम! एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा लाइट हाउस मलबे में तब्दील होने लगा। धुएं और आग की लपटों के बीच सिर्फ सन्नाटा छा गया। क्या कायम और प्रज्ञा इस आग से जिंदा निकल पाएंगे, या सुल्तान की सल्तनत का आज अंत हो गया? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? प्रज्ञा और कायम के बीच का यह मोड़ आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और आप मुझसे वहाँ बातें भी कर सकते हैं। अगर आप कहानी के किरदारों और आने वाले ट्विस्ट के बारे में और भी अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगले रोमांचक चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।